नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में जानकारी दी थी। अगर दोस्तों CBSE आपसे 8 मार्क्स में 8 नंबर के क्वेश्चन में व्यापार के बारे में पूछती है तो आप शिल्प उत्पादन के बारे में भी लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दूंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, अब इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के साथ शिल्प उत्पादन भी करते थे, जिसका उत्तम उदाहरण मोहरे, बाट, आभूषण, मूर्तियों में दिखता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें जो बाट, मोहरे, आभूषण प्राप्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं शिल्प उत्पादन का ही एक उदाहरण है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि शिल्प उत्पादन क्या होता है। देखिए दोस्तों, शिल्प उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मूर्ति बनाना, बाट निर्माण, ईंटों का निर्माण, मोहर बनाना, आवास निर्माण इत्यादि दोस्तों लगभग सभी चीज़ों का निर्माण आ जाता है। यानी किस प्रकार से बाट बनाए जाते हैं, किस प्रकार से मोहरे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से ईंटों का निर्माण किया जाता है, ये सभी प्रकार के व्यवसाय शिल्प उत्पादन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, शिल्प उत्पादन के कार्य। अगला पॉइंट है शिल्प उत्पादन के कार्य, यानी शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना इत्यादि के कार्य किए जाते थे। अगला पॉइंट, शिल्प उत्पादन के लिए पदार्थ, यानी दोस्तों शिल्प उत्पादन में किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था मैं आपको बताता हूँ। शिल्प उत्पादन में मनके बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कार्नेलियन, जैस्पर, सेलखड़ी, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इन सभी पदार्थों से हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन किया करते थे। जैसे आप जानते हैं, जैस्पर से मनके बनाए जाते थे, खड़ी से मोहरे बनाई जाती थी, सोने चांदी से आभूषण वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट, शिल्प उत्पादन के लिए औजार। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से जैसे लोथल और धोलावीरा, ध्यान रखना दोस्तों, लोथल और धोलावीरा दोनों ही स्थल भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। यहाँ से हमें तांबे के औजार मिले जो मनके बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि दोस्तों आपको एक एक फैक्ट को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि CBSE आपसे MCQ पूछ सकते कि मनके बनाने के औजार हमें किस स्थल से प्राप्त हुए, तो वो दो स्थल थे, लोथल और धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना। शिल्प उत्पादन केंद्र, यानी शिल्प उत्पादन कहाँ पर किया जाता था। शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल नागेश्वर और बालकोटा व लोथल से मंगाया जाता था। दोस्तों ध्यान रखना, इन तीनों क्षेत्रों में यानी स्थलों में एक कॉमन चीज़ है कि तीनों क्षेत्र बंदरगाह थे, यानी समुद्र किनारे थे, इसलिए इन क्षेत्रों से कच्चा माल यानी शंख, मनके, सीपिया वगैरह मंगाया जाता था। चनोदोड़ो एक 7 हेक्टेयर की बस्ती थी जो मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन से जुड़ी थी। तो दोस्तों क्या प्रोसेस था मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, नागेश्वर, बालकोटा, लोथल, इन सभी जगहों से कच्चा माल चनोदोड़ो में लाया जाता था। उसके बाद ये माल यहाँ पर तैयार किया जाता था और उसके बाद चनोदोड़ो से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये माल तैयार होकर जाया करता था। तो एक व्यापारिक सिस्टम था जो इनके बीच आपस में चलता था। ठीक है दोस्तों, नागेश्वर और बालकोटा का नाम आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से शंख से बनी वस्तुएं मंगाई जाती थी। उसके बाद उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की। इतिहासकार शिल्प केंद्रों की पहचान कूड़ा करकट या कच्चे माल से करते, साथ ही बस्ती का साइज और उसकी लोकेशन का मतलब वो स्थल को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चनोदोड़ो एक 7 हेक्टेयर की बस्ती थी, यानी एक बेहद छोटी बस्ती थी, जिससे अनुमान लगाया गया इतिहासकारों ने कि यह बस्ती केवल शिल्प उत्पादन के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको शिल्प उत्पादन के बारे में बताया। अगर दोस्तों उसमें कोई कमी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा आसान है। अब मैं इसी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को कवर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का अवलोकन। ठीक है दोस्तों, आपकी बुक में ये हेडिंग है, आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अब मैं आपको इस वीडियो के बारे में इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले आप हेडिंग को पढ़िए ठीक से। हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता, यानी ये स्पष्ट करना चाहता है कि क्या हड़प्पा समाज में किसी भी प्रकार के सामाजिक या आर्थिक यानी पैसे के आधार पर या समाज के आधार पर कोई भिन्नता यानी कोई भेदभाव था, अवलोकन का मिल होता, उसको जानना यानी उन चीज़ों को अध्ययन करना। तो जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा समाज में सामाजिक व आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थी, जिसका पता हमें दो तरीक़ों से पता चलता है। पहला शवाधानों का अध्ययन और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट है वैसे, लेकिन बुक में 2 लिखे हैं, शवाधानों का अध्ययन, विलासिता की वस्तुएं, और तीसरा पॉइंट बस्ती का विभाजन। ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप शवाधानों के बारे में देखिए दोस्तों। तो दोस्तों उच्च वर्ग के शवाधान देखते पहले। उच्च वर्गों के लोगों को गर्तों में, गर्त माने दोस्तों गड्ढा होता है, गर्तों में दफनाया जाता था। इनकी गर्त की बनावट आम लोगों की बनावट से अलग होती थी तथा इनके साथ कुछ कीमती वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, शवाधानों के अध्ययन से हमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में शवाधान 2 टाइप के थे, एक तो उच्च वर्ग के लिए और दूसरा निम्न वर्ग के लिए। लेकिन इसमें अंतर क्या था? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो उच्च वर्ग के शवाधान थे उनकी गर्त की बनावट अलग थी और उनकी गर्त में ईंटों की चिनाई की गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो इस प्रकार के जो हमें शवाधान मिले हैं वो कुछ विशेष वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे। बाकी जो हमें निम्न वर्ग के शवाधान मिले हैं वो बिल्कुल सामान्य तरीके से उनको दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा दूसरा अध्ययन है वो है विलासिता की वस्तुएं। चलिए देखते हैं इसको। देखो दोस्तों, विलासिता की वस्तु, देखो विलासिता का मीनिंग होता है दोस्तों लग्जरी, यानी क्या उस समय लोग कुछ कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते रहे। देखिए दोस्तों, आज से हमें 5000 साल पहले के बारे में जानना है तो उस समय कोई विलासिता वस्तुएं क्या हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उच्च वर्ग। हड़प्पा समाज के उच्च वर्ग के लोग दुर्लभ व कीमती वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे फ्योन से बने बर्तन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, उस समय हड़प्पा समाज में पहली बात, इतिहासकार किन वस्तुओं को कीमती मानते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहासकार 2 प्रकार की वस्तुओं को कीमती मानते हैं। पहला जो जिनकी प्रणाली जटिल हो और दूसरा जो दुर्लभ हो, यानी जिनकी संख्या बेहद कम हो। तो इतिहासकार उन पूरा वस्तुओं को क्या नाम है, जटिल व महंगी वस्तुएं मानते हैं। तो हड़प्पा स्थलों से हमें काफ़ी कम मात्रा में फ्योन दोस्तों एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे बर्तन बनाए जाते थे। फ्योन से बने बर्तन की जो प्रणाली होती थी वो काफ़ी जटिल होती थी और हमें हड़प्पा सभ्यता से बेहद कम मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो फ्योन से बने बर्तन इस्तेमाल करते थे वो जाहिर सी बात है उच्च वर्ग के लोग हो सकते हैं। बाकी निम्न वर्ग के लोग साधारण व रोज़मर्रा की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो कच्ची मिट्टी से बने बर्तन जिसमें सुइयाँ, झावा बर्तन, मृदभांड वगैरह इत्यादि आ जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि फ्योन से बने बर्तन महंगे माने जाते थे और उसके बाद रोज़मर्रा की वस्तुएं जो निम्न लोगों के लिए थी। दोस्तों एक अध्ययन हो रहा है उसको भी देख लेते साथ साथ। शहरी बसावट। उच्च वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे, निम्न वर्ग के लोग निचला शहर में रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि उच्च वर्ग के लोग जो दुर्ग में रहा करते थे और निम्न वर्ग के लोग निचला शहर में रहा करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई कमी या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम हड़प्पा सभ्यता का अंत पढ़ेंगे और जैसा कि आप वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला अध्याय समाप्त करने वाले हैं और अगली वीडियो में अब हम 2nd चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में बताऊँगा।
ठीक है दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व था, और 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा की भौतिक वस्तुओं जैसे लिपि, बाट, मोहर, नगर, लंबी दूरी का व्यापार इत्यादि का अंत हो गया था। दोस्तों ध्यान रखना, अंत में हड़प्पा सभ्यता के अंत में यह बात आपको जरूर लिखनी है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यानी भौतिक वस्तुएं थी जैसे लिपि, बाट, मोहर, नगर, उन सब चीज़ों का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद पतन के बाद की संस्कृति को यानी 1900 के बाद जो संस्कृति शुरू हुई यानी पतन के बाद उसे अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, यह संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1500 या 1200 ईसा पूर्व तक चली, और इनका जो रहन सहन जो था वो बिल्कुल हड़प्पा वासियों से उलट था। यानी हड़प्पा वासी नगरों में रहते थे तो अनुवर्ती संस्कृति के लोग गाँव में रहते थे। ठीक है दोस्तों, और लिपि, बाट, इन सभी चीज़ों का अंत हो चुका था। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका आंसर हमें जानना होगा। तो आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के दिए गए कुछ संभावित कारण है। संभावित यानी दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, कुछ संभावना हो सकती है कि इन वजहों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, वनों की कटाई, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। दोस्तों आप सभी पॉइंट को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा 5वें पॉइंट के बारे में बताऊंगा, आर्यों का आक्रमण। ये आर्य लोग कौन है दोस्तों? आजकल या आज के इतिहास में आम धारणा ये बनी हुई है कि आर्य लोग एक जनजाति थी जो मध्य एशिया से भारत में आई थी, लेकिन दोस्तों मैं अपने तरफ से कहता हूँ कि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि आर्य लोग इंडिया के ही थे, ये कहीं से बाहर से नहीं आए थे। लेकिन अभी आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसलिए आर्य लोग बाहर से ही आए थे और उन्होंने हड़प्पा वासियों को वहाँ से मारा पीटा और हड़प्पा के लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया। इस तरीके से बुक में बताया गया है। तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग चलें। अगर आपको आर्यों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एक बार गूगल कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा हिस्ट्री का पहला अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको पूरे अध्याय के फुल नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप हमें वहां कांटेक्ट करें और हमसे इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप लोगों का।